नमस्कार। बिना किसी राजनीतिक चश्मे के आप इस वीडियो को पूरा सुने और यदि उसके बाद समझ में आए ये तो आप इसको आगे फॉरवर्ड करें, वरना इसको गड्ढे में डाल दें। मैं आपको ये दिखाने के लिए, आज समझाने के लिए आया हूं कि भारत के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप गौर कीजिएगा, फरवरी महीने 2021 तक भारत के अंदर शॉपिंग मॉल खुल गए थे, मॉल्स खुल गए थे, रेस्टोरेंट्स खुल गए थे, स्कूल खोले जा रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे खोल दिए गए थे। इवन यहां पर लोग सैनिटाइजर लगभग भूलते जा रहे थे, हफ्ते में कभी याद आ जाता तो लगा देते थे। मास्क जो था वो लगभग प्रचलन में थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो रहा था, लेकिन कम होता जा रहा था। लोग में थोड़ा अलर्टनेस की जरूर कमी आ रही थी, मगर फिर भी सब सही चल रहा था। संक्रमण दर 1% के आसपास चल रही थी। लगभग देश अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और हिंदुस्तान ने वैक्सीन बना ली थी और जिसने क्रांति कर दी थी। 87 कंट्री में हम लोग उसको एक्सपोर्ट करने लगे थे। किसानों का जो आंदोलन था लगभग डेथ पर आ गया था, लगभग वो खत्म हो रहा था। चाइना के साथ हमारी नेगोशिएशन हो गई थी, चाइना बॉर्डर से पीछे हट गया था, सब कुछ यथावत चल रहा था। चुनाव घोषित थे, कुंभ की तैयारियां थी, लगभग लग रहा था कि सब शांति से हो जाएगा। और मार्च के महीने में हम लोगों ने एक आर्म्स की बहुत बड़ी डील करी थी। साथ में यह भी प्लानिंग करी थी कि इस देश के अंदर हथियारों का खुद का निर्माण किया जाए, उसको एक्सपोर्ट किया जाए। मगर ये सब बातें जो हिंदुस्तान में इतना सब कुछ होने के बाद हिंदुस्तान की जीडीपी क्या रास्ता दिखाई देने लगा था, जीएसटी बढ़ने लगा था, लोगों को शायद इंटरनेशनल लॉबी को शायद समझ में नहीं आया, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि अप्रैल में आप ध्यान दीजिएगा, 7 अप्रैल को इस देश में छत्तीसगढ़ में एक सीआरपीएफ के कैंप के सीआरपीएफ पर हमला होता है, उसमें कई जवान हमारे शहीद होते हैं। और 10 से 15 अप्रैल के बीच में एक भयानक कोरोना की वेव आती है और एकदम त्राहिमाम फैल जाता है। समझ में नहीं आता, जिस देश के अंदर करोड़ों लोगों की इम्यूनिटी बन चुकी हो, जिसके अंदर लोग सीरो सर्वे के अंदर आ चुका हो, वहां पर अचानक इस तरीके का रौद्र रूप के अंदर कोरोना आ जाता है, वो भी रातों रात। और वो कोरोना नेपाल को टच नहीं करता, पाकिस्तान को टच नहीं करता, बांग्लादेश को नहीं करता, श्रीलंका को नहीं करता, केवल हिंदुस्तान के लिए। और 20 तारीख को अप्रैल को पूरे इंटरनेशनल मीडिया यहां की इकट्ठा हो जाता है और वो देखता है, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, लाशें हैं, फलाना है। फिर पाकिस्तान हमारे देश को ऑफर करने लगता है कि हम सहायता करें, बोलिए क्या चाहिए। और 24 अप्रैल को अलकनंदा में ग्लेशियर फट जाता है, बहुत मौतें हो जाती है। और उसी दिन सेम टाइमिंग देखिए आप, उसी दिन 24 अप्रैल को चाइना का एक बयान आता है कि बस इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, जो बॉर्डर टॉक होनी थी हो चुकी, इससे ज्यादा आगे पीछे हम कुछ नहीं होने वाले। गौर करिए टाइमिंग और सब कुछ। इस बात को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये वेव नहीं है, ये सच है। ऑक्सीजन की मारामारी दिखाना, बेड्स की मारामारी दिखाना, कभी इस बात पर बदनाम करना कि साहब बंगाल के अंदर चुनाव के अंदर रैली की गई। मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल की चुनाव की रैली थी महाराष्ट्र में क्या, जहां सबसे ज्यादा केस आज भी हैं और पहले भी थे? दिल्ली के अंदर कौन सी ऐसी चुनाव की रैली थी? ये सब सोची समझी रणनीति काम कर रही है भारत सरकार के खिलाफ, इस देश के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जिस तरह से ट्रंप को उनकी आर्म्स लॉबी ने, ऑयल लॉबी ने बाहर का रास्ता दिखाया, जॉर्ज फ्लॉयड के मुद्दे पर पूरा तूल दिया, बदनाम कर दिया, उसी तरीके से मोदी के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि मोदी झुक नहीं रहा है। अब आप खुद समझिए कि जिस आदमी ने अपने देश में लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हुए $1.25 ट्रिलियन का वैक्सीन का धंधा जीरो करा दिया इस फार्मा लॉबी का, जिनका टोटल धंधा 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर का था। $500 बिलियन का इनका जो बिजनेस था पीपीई किट और मास्क का, जिसको जीरो करा दिया। और जो सामने से आप
ऑयल लॉबी ये देख रही है कि हिंदुस्तान 75,000 से 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस बना रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जाएंगे, तो उससे उसका कितना बड़ा बिजनेस खराब होने वाला है। फार्मा इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि आज जर्मनी को ये सोचना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर हावी होता चला जा रहा है, हमारी इंडस्ट्री को कमजोर कर दिया। आर्म्स लॉबी को ये दिखाई देने लगा कि हिंदुस्तान जेट एक्सपोर्ट कर रहा है, फाइटर जेट, और साथ में ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने लगा, और उसके बाद अंदर अभी और भी तैयारियां चल रही हैं। ये सब बात इसलिए इनको हजम नहीं है। वरना आप खुद बताइए, क्या पाकिस्तान वाले, लंका वाले, या भूटान वाले, या नेपाल वाले का भौगोलिक वातावरण हमसे अलग है? खान पान हमसे अलग है? हमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है? हमसे ज्यादा उनके पास साधन है? हमसे ज्यादा वो मास्क लगाते हैं? हमसे ज्यादा वो नियम पालन करते हैं? नहीं, ये आप भी जानते हैं। पहले मैं भी समझ रहा था कोई दूसरी वेव आई है। वेव नहीं है, ये बायोलॉजिकल वॉर है हिंदुस्तान के खिलाफ, बायोलॉजिकल वॉर। हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान जो है, जो तेजी से, गति से तरक्की कर रहा है, अगले साल 12%, 14% का जो इनका एक्सपेक्टेशन आ रहा था कि जीडीपी आएगी, उसको तबाह करने का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र तभी कामयाब हो सकता है जब नरेंद्र मोदी के नाम को जो है ध्वस्त कर दिया जाए, सिविल वॉर छेड़ दी जाए, मारा काटी करवा दी जाए। मुझे तो याद आ रहा, राहुल गांधी ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी की इमेज, जो इसकी खास इमेज है, उसको इतना कलंकित, इतना कमजोर कर देंगे कि लोग डंडे मारेंगे। और वो दिखाई देता है, कभी 10 लाख का सूट बना देते हैं, तो कभी और कुछ समझ में नहीं आता तो बोल देते हैं कि आवास क्यों बना रहा है, कभी बोल देते हैं कि राफेल में खा गया, कभी बोल देते हैं कि और कोई भ्रष्टाचार में लगा दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी इमेज खत्म कर दोगे तो बाकी सब खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान जैसा पहले था वैसा आ जाएगा। भ्रष्टाचार, दुनिया भर की जो चीजें चला करती थी, उसी तरीके से पहुंच जाएगा। अब आपको जनता तय आपको करना है। इस सब सुनने के बाद करना क्या चाहते हैं? इस देश को आर्थिक गुलामी, जैसा ये देश चल रहा था कि हम सबके ऊपर हाथ जोड़ के खड़े होते थे कि हमें वैक्सीन दे दो, हमें दवाई दे दो, हमें हथियार दे दो, वैसा, या आज पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की जो आवाज सुनी जाती है, वो विश्व गुरु, वैसा देखना चाहते हैं आप? तो आपको साथ देना पड़ेगा, वरना आपकी मर्जी। जय हिंद।